आज हम देखते हैं चैप्टर 1 वर्णमाला का पार्ट 1। सबसे पहले हम समझते हैं वर्णमाला की परिभाषा ना। वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं हम? वर्णमाला कहते हैं ना। अब इसमें लिखा है वर्णों के व्यवस्थित समूह, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं और ये व्यवस्थित समूह क्या होता है। व्यवस्थित समूह का मतलब होता है कि जब हम वर्ण को अरेंज करेंगे, एक क्रम में हम व्यवस्थित करेंगे ना। जैसे अगर हम कहें का के बाद खा के बाद गा ना, इस तरीके की जो व्यवस्था होती है इसको हम क्या कहते हैं? व्यवस्थित समूह कहते हैं ना, या व्यवस्थित क्रम कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। समझते हैं वर्ण क्या है ना। वर्ण क्या है? वर्ण हमारा होता है मुख से निकली ध्वनि ना, मुख से निकली ध्वनि जिसे लिखित रूप में व्यक्त किया जा सके, उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे ना। यानी मुख से निकली ध्वनि जिसको हम लिख सकें ना, जिसको हम लिखित रूप दे सके, उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे ना। अब इसके बाद हम समझते हैं कि वर्ण ये तो हो गया। इसके बाद अक्षर क्या होता है? अक्षर ये भी क्या है? एक ध्वनि है। अक्षर भी क्या है? एक ध्वनि है। मुख से निकली ऐसी ध्वनि जो मुख से निकलकर आसमान में व्याप्त हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं ना। अक्षर मतलब क्या होता है? जिसका क्षर न किया जा सके, अर्थात जिसका नाश न हो। जिसका नाश न हो उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? मुख से निकली ऐसी ध्वनि जिसे हम लिखित रूप दे सके, उसे क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। अक्षर किसे कहेंगे? मुख से निकली ऐसी ध्वनि जो मुख से निकलकर आसमान में व्याप्त हो जाती है, अर्थात इसका विनाश नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं ना। अब हम कुछ फैक्ट समझ लेते हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि बताइए भाषा की सबसे छोटी इकाई किस रूप में? मौखिक रूप में ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो मौखिक रूप में होती है उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो लिखित रूप में हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे वर्ण। क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे ना। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को क्या कहते हैं हम? ध्वनि कहते हैं ना। अगर पूछा जाए कि भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई किसे कहते हैं? भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई को हम कहते हैं शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं ना। ये तीन बहुत इम्पोर्टेंट है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को हम क्या कहते हैं? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं ना। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं हम। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब जो हमारा वर्णमाला होता है उसमें कुल कितने वर्ण होते हैं, या फिर कुल लिपियाँ कितनी होती हैं? तो हम कहेंगे कि जो हमारा वर्णमाला होता है उसमें कुल वर्णों की संख्या या कुल लिपियों की संख्या कितनी होती है? 52। कितनी होती है? 52 होती है ना। अब ये जो 52 है वर्णों की संख्या, इसी को क्या कहते हैं हम? लिपियों की संख्या ना। चाहे वर्णों की संख्या कहो चाहे लिपियों की संख्या कहो ना, तो उसकी संख्या कितनी होती है वर्णमाला में? 52 होती है। जो वर्ण होते हैं हमारे वर्णमाला में उसको हम 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में बांटते हैं। पहले भाग का क्या नाम है? स्वर, और दूसरे भाग का व्यंजन। यानी जो वर्ण हैं 52 उनको हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला भाग क्या है? स्वर, और दूसरा व्यंजन है ना। तो ये देखिए हमने क्या पढ़ा? पहले वर्णमाला की परिभाषा, फिर वर्ण के विषय में जाना, फिर अक्षर और कुछ फैक्ट जाना ना।
जितना अभी हमने पढ़ा उससे प्रीवियस ईयर में जो सवाल आए हैं उसको हम देखते हैं। जैसे पहला सवाल है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है ना। यहाँ लिखा है कुल वर्णों की संख्या या कुल लिपियों की संख्या, तो कितनी होती है? 52। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये सवाल हमारा पूछा गया था जो अभी प्रीवियस पिछले साल हुआ यूपीपी 2024 में। अब अगला सवाल है हमारा, वर्णमाला किसे कहते हैं ना। ऑप्शन है स्वरों को, व्यंजनों के समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, या फिर वर्णों के उच्चारण स्थान को। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? अभी हमने देखा था कि जो वर्णमाला था इसकी परिभाषा ना, वर्णों के व्यवस्थित समूह क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ये भी सवाल हमारे प्रीवियस ईयर पूछा गया था यूपीपी 2024 में। अब अगला सवाल हमारा है, वर्ण उस मूल स्थान खाली को कहते हैं जिसका खंड न हो। ऑप्शन है अक्षर, ऑप्शन ए है अक्षर, ऑप्शन बी है पद, ऑप्शन सी है स्वर, ऑप्शन डी है ध्वनि। तो हम क्या लगाएंगे? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो ना। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो यहाँ क्या भरा जाएगा? ध्वनि ना। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो। अब अगला सवाल हमारा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? अब देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो लिखित रूप में होती है उसे क्या कहते हैं? हम वर्ण कहते हैं ना। अब देखो इस सवाल में क्या कहा है, इस सवाल में ना तो कहा है मौखिक इकाई और ना ही कहा है लिखित इकाई ना। तो इसमें का सवाल कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। अब देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन ए है वर्ण, ऑप्शन बी है उच्चारण, ऑप्शन सी है पद, ऑप्शन डी है शब्द। लेकिन इसमें एक खासियत क्या है, इसमें दोनों ऑप्शन नहीं दिया है ना, यानी ध्वनि और वर्ण को साथ में नहीं दिया है। इसमें क्या दिया है, सिर्फ वर्ण दिया है। अगर ध्वनि दिया होता तो ना सवाल गलत हो सकता था ना। तब इस तरीके से पूछता कि भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप में, भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित रूप में। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। अब अगला सवाल हमारा है, वर्णों के कितने भेद होते हैं ना। अभी हमने क्या देखा, वर्णों की संख्या या लिपियों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है ना। वर्णों की संख्या को कितने भागों में हम बांटते हैं, मुख्य रूप से 2 भागों में। पहला क्या है, स्वर, दूसरा क्या है, व्यंजन। तो इस तरीके से ये वाला, इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 ना। वर्णों के कितने भेद होते हैं, 2। पहले का नाम क्या है, स्वर, और दूसरे का नाम है व्यंजन ना। यहाँ देखिए एक और है, अगर हम वर्णमाला की एक परिभाषा और लिखना चाहें जो पूछा गया था, लिपि चिन्हों के, लिपि चिन्हों के, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला की हमें 2 परिभाषा याद रखनी है, दोनों पूछा गया था। पहला परिभाषा क्या था, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, और जो दूसरी परिभाषा पूछी गई उसमें ऑप्शन में था लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ये लिपि क्या होता है, अगर कोई पूछे लिपि क्या होता है, भाषा को लिखने का माध्यम होता है ना। अगर पूछा जाए लिपि क्या है, तो भाषा को लिखने का माध्यम, भाषा को लिखने का तरीका कह सकते हैं या माध्यम।
भाषा को लिखने के तरीकों को क्या कहते हैं हम? लिपि कहते हैं ना। अगर पूछा जाए हिंदी भाषा की लिपि क्या है, हम पढ़ रहे हैं हिंदी, तो पूछा जाए हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। देवनागरी है। लिपि क्या है? भाषा को लिखने का तरीका। हम पढ़ रहे हैं हिंदी, तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है ना। इसमें हमने क्या देखा? वर्णमाला, वर्णमाला की परिभाषा ना, उसके बाद वर्ण के विषय में जाना, अक्षर के विषय में ना, कुछ फैक्ट के बारे में जाना, वर्णों की संख्या ना, उसके बाद वर्णों को कितने भागों में बांटा, और कुछ सवाल थे हमारे, इसको हमने जाना। हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 ना। चाहे कुल वर्णों की संख्या कहें या फिर चाहे क्या कहें, कुल लिपियों की संख्या ना, लिपियों की संख्या या लिपि चिन्हों की संख्या, या लिप चिन्हों की संख्या। हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। या फिर कह सकते हैं हिंदी भाषा में कुल लिपि चिन्हों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। अब ये 52 किस तरीके से होते हैं उसको हम समझते हैं ना। 52 में या स्वर कितने होते हैं? 11। स्वर कितने? 11। व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 33। अयोग व 2, अयोग व कितने होते हैं? 2। और उसके बाद संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 ना। और उत्क्षिप्त या द्विगुण, उत्क्षिप्त व्यंजन, ऐसे कह सकते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन ये कितने होते हैं? 2 ये भी होते हैं ना। अगर हम जोड़ें तो कितना होगा? 33, 11, 44 ना, 44 4 48, 48 2 50, 50 2 52 ना। अब हम समझ लेते हैं कि स्वर 11 ना, ये कौन कौन से होते हैं? आ ना, ये छोटा, ये बड़ा। ई ऊ री ए ओ औ आ ई ना, ऊ री ए ओ औ। कितने हो गए हमारे? 11 हो गए ना। अब व्यंजन देखते हैं हम। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, ञ, टा, ठा, डा, ढा, अण, ता, था,
द, ध, न। इसके बाद प, फ, ब, भ, म। कितने हो गए? 25। या, रा, ला, व, ना, स, ख, स, ह। हो गए कि नहीं हमारे? 5, 5, 5, 10, 15, 20, 25, 25 4, 29, 29 4, 33। यानी कुल व्यंजन कितने आ गए? 33। अब अयोगवा में 2 आते हैं। कौन कौन सा? अंक ना, और दूसरा आह। अंक को क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और आह को क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। विसर्ग बोलते हैं। अब संयुक्त में कितने आते हैं? 4। कौन कौन से? छ, ना, त्र, और ज्ञा, और कौन सा? स्र। संयुक्त व्यंजन होते हैं ना। और जो हमारा छ है ना, छ किससे बना होता है? का। ये हलंत लगा है। अगर हलंत लगा है इसका मतलब ये आधा है। का क्या है? आधा है। इसके बाद सा ना। त्र किससे बना है? ता और रा से। ज्ञा किससे बना है? ज्ञा किससे बना है? ज्या से ना। ज्या प्लस ञ ना, ज्या। सरा किससे बना है? सा प्लस रा। ये हमारे क्या हैं? चारों क्या है? संयुक्त व्यंजन है। किससे बने हैं? ये लिखे हैं ना। तरा तारा से, ज्ञा जा ञ से, सरा सारा से, छा का और स्या से। और उत्क्षिप्त व्यंजन जिसे हम क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन ना। ये कितने होते हैं? ये भी 2 होते हैं। कौन कौन से? ड्या और ढ्या। ड्या और ढ्या। ये हमारे क्या हैं? उत्क्षिप्त। ये जो हमारे 52 हैं कुल वर्णों की संख्या, जिसमें 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं, 2 अयोगवाह हैं, संयुक्त व्यंजन 4 हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कितने हैं? 2 हैं ना। यहाँ नीचे क्या लगा है? बिंदी लगी है ना। लेकिन जो यहाँ पर हम लिखे हैं डा ढा, यहाँ पर नहीं लगा है ना। ये जानते रहना। ये 2 अलग हैं, ये 2 अलग हैं। तो इस तरीके से हमने क्या जाना? हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, तो 52 को किस तरीके से बांटा गया है उसको हमने देखा। वर्णों को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। वर्णों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। बांटते हैं, बांटा जा सकता है ना। वर्णों को मुख्य रूप से या मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्या होगा? स्वर। और दूसरा क्या होगा? व्यंजन। व्यंजन ना। पहले हम समझते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर स्वर किसे कहते हैं?
ऐसे वर्ण ना, ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से, या कह सकते हैं बिना रुकावट के, बिना रुकावट के, बिना स्वतंत्र रूप से, बिना रुकावट के लिखे जा सकें, लिखे जा सकें, लिखे जा सके, क्या कहलाएगा? स्वर कहलाता है ना। ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बिना रुकावट के लिखे जा सके उसे हम क्या कहेंगे? स्वर कहते हैं, स्वर कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। जैसे आ ना, ई, उ, री आदि आदि। स्वर किसे कहेंगे? ऐसे वर्ण या ऐसे ध्वनि जो स्वतंत्र रूप से बिना रुकावट के लिखे जा सके उसे क्या कहते हैं? हम स्वर कहते हैं ना। अब हम समझते हैं क्या, अभी पढ़ेंगे हम स्वर का वर्गीकरण, उसके बाद व्यंजन का वर्गीकरण। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। हमने जान लिया स्वर क्या होते हैं, ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बिना रुकावट के लिखे जाते, स्वतंत्र रूप से या बिना रुकावट के लिखे जा सके उसे क्या कहते हैं? स्वर। आ, ई, उ, री ना, लिखे जा सके या कह सकते हो बोले जा सके, उसे हम क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे ना। अब समझ लेते हैं थोड़ा व्यंजन के विषय में। ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से न बोले जा सके, ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से न बोले जा सके, अर्थात हम क्या कह सकते हैं? अर्थात स्वरों की सहायता से बोले जाएं, अर्थात स्वरों की सहायता से बोले जाएं या लिखे जाएं, स्वरों की सहायता से बोले जाएं या लिखे जाएं, व्यंजन कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं ना। जैसे लिखा जाए का क्या है? व्यंजन है। का क्या है? व्यंजन है ना। का को हम कैसे लिखेंगे? का हलंत लग जाएगा प्लस आ ना, यानी का आ। का क्या है? आधा है और उसके साथ क्या है? व्यंजन है ना। तो व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं?
स्वर की सहायता से बोले जाएंगे ना। अगर स्वर नहीं होगा तो हम व्यंजन को नहीं बोल सकते ना। ऐसे अगर ख है तो कैसे होगा? ख आधा होगा और आ ना। अगर कोई और ले, जैसे ले जे ना, क्या ले? जे। अब देखो कैसे लिखेंगे इसको हम? ज आधा लिखेंगे प्लस ए ना। कैसे लिखेंगे ना? ए क्या लिखा है? जे ना। अगर जे लिखें तो कैसे लिखेंगे? ज ना, आधा प्लस ऐ, क्या हो गया? जय। यानी जो व्यंजन होते हैं किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं ना। अगर कुछ और वर्ड लें हम, जैसे लें चा। चा क्या है? वर्ड है ना। कैसे लिखेंगे चा को हम? चा हलंत लगाएंगे। हलंत मतलब आधा प्लस आ, तो क्या हो गया है? चा ना। अगर हम लिखें मी, क्या लिखें? मी, तो कैसे लिखेंगे? माँ हलंत लगाएंगे। हलंत मतलब क्या होता है? आधा प्लस ई ना, तो क्या हो गया? मी ना। यानी व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे वर्ड जो स्वतंत्र रूप से न बोले जा सके, अर्थात स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, क्या कहलाएंगे? व्यंजन कहलाएंगे। और स्वर क्या होते हैं? ऐसे वर्ड जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं ना। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे? अब इसके बाद हम देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण, फिर उसके बाद व्यंजनों का वर्गीकरण। स्वरों और व्यंजनों के वर्गीकरण। स्वरों और व्यंजनों के वर्गीकरण को पढ़ने से पहले हम कुछ सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल हमारा है, निम्नलिखित वर्णों में कौन सा एक व्यंजन है? अभी हमने क्या पढ़ा? व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वर की सहायता से बोले जाएं। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं। स्वर की सहायता से बोले जाए। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन इसमें क्या है? का क्या है? आधा है, इसमें स्वर नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाए। ये क्या है? फा क्या है? आधा है, इसमें स्वर है? नहीं है स्वर। ई ना, ई तो स्वर है ही ना, अकेले स्वर थोड़ी होगा व्यंजन, नहीं होगा। अगर 3 गलत हो गए तो चौथा हमारा सही हो जाएगा। अब माँ को हम कैसे लिखेंगे? माँ आधा प्लस आ ना। तो वर्ड किससे मिला? वर्ड में क्या आया? स्वर आया, तो क्या बन गया हमारा? माँ। तो माँ क्या हुआ? व्यंजन हुआ। अब अगला सवाल हमारा है, व्यंजन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है, सत्य है? स्वतंत्र रूप से बोले जाएं। स्वतंत्र रूप से क्या बोले जाते हैं? स्वर। क्या बोले जाते हैं? स्वर बोले जाते हैं। ये वाला हमारा क्या हुआ? गलत हो गया। स्वर ही व्यंजन होते हैं। स्वर अलग होते हैं, व्यंजन अलग होते हैं। सी वाला क्या है? स्वर रहित वर्ण को बिना स्वर के व्यंजन होगा ही नहीं ना। ये भी क्या हुआ? गलत। स्वर सहित वर्ण को हम क्या कहते हैं? स्वर सहित वर्ण को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब अगला सवाल हमारा है, वर्णों के प्रकार में क्या शामिल होते हैं? ऑप्शन है स्वर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी क्या है? व्यंजन, ऑप्शन सी क्या है? ए और बी दोनों, ऑप्शन डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। वर्णों के प्रकार में स्वर और व्यंजन दोनों शामिल होते हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा? सी, ए और बी।